Hello friends, welcome to this new video. So in this video we are going to look at important current affairs from the month of April, right? So before that you could subscribe to the channel for all MBA related updates as well as press bell icon to receive notification of important videos like these, right? You could also download the StudyBuzz app for free CAT MBA mocks, and you could connect with us on Instagram as well as Facebook. So, if you're a serious MBA aspirant, then you might consider the StudyBus pen drive for MBA, where you get direct plug and play videos, you get complete ebooks, and there is no internet connection required to get access to these, right? And इसमें आपको सारे ही टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, जिसको आप अनलिमिटेड टाइम्स वीडियोस को प्ले कर सकते हो, राइट? सारे ही आपके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं वो इसमें कवर्ड हो जाते हैं, इसमें जीके अपडेट्स आते रहते हैं, आपको स्टडी प्लानर मिल जाता है, राइट? एंड आपको 24/7 डाउट फोरम पोर्टल भी मिल जाता है। यहाँ पे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेसिक से लेके मॉडरेट से लेके एडवांस लेवल तक की हो जाती है, राइट? सो यू कुड विजिट www.studybuzz.co.in, राइट? साथ ही साथ ये जो पोर्टल आपको मिलता है उसके डिटेल्स आपको दिख जाते हैं यहाँ पे, दैट यू हैव कंप्लीट इंटरैक्टिव ई बुक्स, राइट? आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, एंड देन यू गेट सेक्शनल मॉक्स, यू गेट करंट अफेयर्स, राइट? आपको साथ ही साथ जो मॉक्स है वो फुल लेंथ मिल जाता है भाई, कैट का, स्नैप का, जैट, IIFT, एनमैट, टिस्नेट, SRCC, राइट? ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट एग्जाम्स यू गेट फुल लेंथ मॉक्स, राइट? नाउ the PM Mudra Yojana has completed 8 years of its inception on 8th April 2023. So as per the government data, around rupees 23.2 lakh crore has been sanctioned in accounts under this scheme since its inception. About 68% of accounts under the scheme belong to women entrepreneurs, and 51% of accounts belong to entrepreneurs from SC, ST and OBC categories. राइट? ये जो मुद्रा योजना है ये कब लॉन्च हुई थी? 2015 में लॉन्च हुई थी। इसका एम क्या है? इट इज टू फैसिलिटेट इजी कोलैटरल फ्री माइक्रो क्रेडिट ऑफ अप टू ₹10 लाख। तो सबसे पहले भाई हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना मुद्रा, ये जो है एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, राइट? सो द फुल फॉर्म फॉर दिस इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड refinance agency, right? So PM Mudra, which is micro units development and refinance agency, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में बाय द यूनियन गवर्नमेंट, एंड इसका एम क्या है कि जो माइक्रो बिजनेसेस होते हैं उसके लिए आपको इजीली बिना किसी कोलैटरल के लोन्स दिया जा सके, राइट? सो अप टू ₹10 लाख लोन कुड बी अवेल्ड अंडर PM मुद्रा। तो यहाँ पे 8 साल पूरे हो चुके हैं, एंड जो गवर्नमेंट ने डेटा दिया है उसके हिसाब से अराउंड 23.2 लाख करोड़ जो है वो सैंक्शन किया जा चुका है इन 40.82 करोड़, राइट? ऑलमोस्ट 41 करोड़ अकाउंट लोगों को 23.2 लाख करोड़ लोन सैंक्शन किया जा चुका है, राइट? इसमें से करीब 68% जो लोन दिया गया है वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिया गया है, एंड 51% लोन्स हैव बीन गिवन टू SC and ST entrepreneurs, SC, ST and OBC entrepreneurs, right? So this is a loan facility for budding entrepreneurs. Then the government official has informed that the union government may set up the 16th finance commission this year. So what is the aim of setting up the 16th finance commission? It is to suggest the ratio in which tax is to be divided between the center and states for 5 years beginning April 1, 2026. Finance Commission is a constitutional body that gives suggestions on center-state financial relations. The 15th Finance Commission under NK Singh had kept the tax devolution ratio at 42%. So यहाँ पे हो सकता है कि इस बार फाइनेंस कमीशन जो है वो सेटअप किया जा रहा है। फाइनेंस कमीशन होता क्या है? फाइनेंस कमीशन बेसिकली एक्सपर्ट्स की एक बॉडी होती है, राइट? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हो, राइट? कुछ बॉडीज आपकी पहले से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई हुई हैं, और कुछ बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई हुई हैं, बट पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करके उनको एस्टैब्लिश करती है, तो आप उसको कहते हो स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट? सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। तो क्योंकि फाइनेंस कमीशन का जिक्र पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है, तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड
इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन बेसिकली ये होता है कि जो सेंटर टैक्स कलेक्ट करता है, राइट, जो आप इनकम टैक्स फाइल करते हो, वो टैक्स किसके पास जाता है? वो टैक्स डायरेक्टली इन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, राइट, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है, बट उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होता है। तो अब किस हिसाब से टैक्स आपस में सेंटर और सारे स्टेट्स डिवाइड करेंगे, ये जो है रिकमेंडेशन उनको गवर्नमेंट को फाइनेंस कमीशन देती है, राइट। एंड नाउ इन द जीएसटी रिजीम, जहां पे सारे ही टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे, राइट, मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस आर गोइंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट to look at what finance commission recommends of how the tax collected should be devoluted among the states. Yes Bank has become the first Indian company to have over 50 lakh shareholders, right? So the bank had 50.6 lakh shareholders as of 31st March 2023, all of whom were public shareholders, while Tata Power was a fair second with 38.5 lakh shareholders, followed by Reliance Industries with 33.6 lakh shareholders, according to the December 2022 shareholding disclosures. Since then, the total number of shares held has also more than doubled from 1255 crores to 2875 crores, right? तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, राइट, तो वो है येस बैंक के, राइट। सो देर आर क्लोज टू half a crore, right, 50.6 lakh shareholders yes bank है, which is the highest ever for any Indian company, right। तो सेकंड में आपको देख सकते हो कि 38.5 लाख शेयरहोल्डर्स का टाटा पावर, राइट। सो एंड बहुत ज़्यादा मार्जिन है यहाँ पे, आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड और थर्ड में मार्जिन बहुत कम है। दैट जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है RIL, इसके शेयर होल्डर्स हैं 33.6 लाख, राइट। देन HDFC बैंक has received a 3 years relaxation to comply with the priority sector lending norms PSL, right? So no relaxation is allowed for abiding by the cash reserve ratio CRR and statutory liquidity ratio LRR. As per the RBI norms, commercial banks need to extend 40% of the adjusted net bank credit of the previous year towards the priority sector. तो सबसे पहले ये PSL क्या होता है, राइट। सो PSL स्टैंड्स फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब ये क्या होता है भाई? सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट इन द इंडियन बैंकिंग, जहां पे ये इंश्योर किया जाता है दैट अ पोर्शन ऑफ बैंक लोन्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विच आर क्रिटिकल टू डेवलपमेंट, राइट। अब डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो इस तरह के सेक्टर्स में बैंक लोन्स दे जहां पे जो इंश्योर करता है कि इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स कंट्रीज डेवलपमेंट, राइट। सो ये जो PSL स्कीम है, इट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, एग्रीकल्चर एंड अदर क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट। तो यहाँ पे HDFC बैंक को 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है कि अभी आपको PSL नॉर्म्स अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो तो आपको अगले 3 सालों तक टाइम दिया गया है, उसके बाद आपको PSL नॉर्म से कंप्लाई करना है, राइट। एंड यहाँ पे और आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स दिख जाते हैं भाई, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, दैट आपके पास जितना भी डिपॉजिट्स आता है उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपको रखना पड़ता है RBI के पास एज सिक्योरिटी, राइट। साथ ही साथ व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कि आपके पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं उसका कुछ परसेंटेज आपको आपके पास लिक्विडिटी में होना चाहिए, राइट। कि अगर आपके जो डिपॉजिटर्स हैं वो विड्रॉ करने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास कम से कम उतना पैसा हो कि आप उनको विड्रॉ करने दो उनका अमाउंट, राइट। देन न्यू banking platform Jupiter has received a non-banking financial company license, which is NBFC license from the Reserve Bank of India to enter into the lending business. The startup Jupiter will be offering the loan under Amica Financial Technologies. Jitendra Gupta, founder of Jupiter, has informed that there will be an equity infusion at rupees 100 crores from Jupiter to develop the NBFC product. The startup will be looking to raise a loan from banks for an additional rupees 100 crores, right? तो जो एक एडटेक कंपनी है, फिनटेक कंपनी है जुपिटर, राइट, इट इज बेसिकली अ न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म। इनको NBFC का लाइसेंस मिला हुआ है RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, दैट दे कैन नाउ एंटर इनटू lending business, right? So they are going to enter the lending business
अंडर द नेम अमिका फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, राइट। सो यहाँ पे 100 करोड़ रुपीज़ की इक्विटी इन्फ्यूज़ की गई है ताकि ये NBFC प्रोडक्ट अमिका फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज नाम का इसको डेवलप किया जा सके, राइट। सो इट वॉज दिस जुपिटर का अगर हम बिजनेस समझे यहाँ पे, सो इट वॉज फाउंडेड इन 2019, राइट। इन्होंने अब तक $164 मिलियन की फंडिंग रेज की हुई है, राइट। इनके मेजर इन्वेस्टर्स हैं भाई टाइगर ग्लोबल, QED इन्वेस्टर्स, मैट्रिक्स पार्टनर्स, सिकोवा कैपिटल, right? And what are services do they offer? They offer digital savings account, they offer credit, investment through mutual funds, right? And they are currently operates to 2.3 million deposit accounts, right? यहाँ पे 1 लाख कस्टमर्स ने करीब अपना SIP खोला हुआ है म्यूचुअल फंड्स के लिए, एंड ऑलमोस्ट 2.5 लाख SIPs वर एडेड इन March 2023 on Jupiter. So the fintech has 25,000 users availing loans. Total loan book stands at over 100 crore since relaunch, and average monthly loan disbursal stands at rupees 25 crores. Reliance General Insurance has become India's first general insurance company to accept RBI's central bank digital currency e-rupee for premium payments. The aim is to provide customers with an easy, safe, instant and green payment solution. The company has partnered with Yes Bank to enable premium collection. Customers with an active e-wallet with any bank can scan Reliance General Insurance's e-rupee QR code to make immediate payments. Right? तो सबसे पहला जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जिन्होंने RBI की CBDC विच इज e-rupee को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है प्रीमियम पेमेंट्स, राइट। जो आप कभी आपका जो इंश्योरेंस होता है आप उसका जो प्रीमियम पे करते हो तो वो आप e-rupee विच इज़ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, RBI ने भी इंट्रोड्यूस की थी लास्ट ईयर, इससे भी आप कर सकते हो इफ़ योर इंश्योरेंस कंपनी इज रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, राइट। तो इसका एम क्या है भाई, ताकि एक ईजी सेफ इंस्टेंट वे हो जहाँ पे एक ग्रीन पेमेंट आप मेक कर सकते हो, राइट, विदाउट पेपर, राइट, पेपरलेस करेंसी में आप इसको प्रीमियम पे कर सकते हो। एंड कंपनी ने पार्टनर किया इसके लिए येस बैंक के साथ, ताकि ये प्रीमियम कलेक्शन येस बैंक उनके बिहाफ पे कलेक्ट करे, राइट। देन कस्टमर्स जिनके पास एक्टिव ई वॉलेट है किसी भी बैंक के साथ, वो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का e-rupee QR कोड स्कैन कर सकते हैं और इमीडिएट पेमेंट कर सकते हैं। FMCG giant ITC has overtaken the market capitalization of Infosys to become India's 6th most valuable company on the stock exchanges. Right, so ITC's market cap currently stands at 5.11 trillion at the time of writing this. This achievement comes after the share price of ITC rose 59% over the past year and 24% so far in 2023. Meanwhile, Infosys shares have fallen by 20%. Top 5 companies are Reliance, TCS, HDFC, ICICI and Hindustan Unilever Limited. Right? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इंडिया की टॉप कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन से, वो कौन कौन सी है, राइट। सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 16.07 लाख करोड़, right? Then Tata Consultancy Services at 11.62 lakh crores. Then you have HDFC Bank with 9.28 lakh crores. Then you have ICICI with 6.37 lakh crores. Then you have HUL 5.85 and then you have ITC. इसके पहले क्या था, इन्फोसिस हुआ करता था, बट इन्फोसिस के जो शेयर्स है वो कॉन्स्टेंटली गिर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, एंड ITC जो है वो बहुत ही राइज कर रहा है, राइट। इट हैज़ रिजन लाइक 59% ओवर द पास्ट 1 year. Former India all-rounder Salim Durrani passed away at the age of 88 in Jamnagar, Gujarat. He played 29 tests for India from 1960 to 1973, scoring 1202 runs at an average of 25.04, with 1 century, 104 against West Indies in 1962, and 7 50s. He was a left-arm spinner and claimed 75 wickets at 35.42 apiece. In first-class cricket, he played for Saurashtra, Gujarat and Rajasthan. He was born in Kabul, Afghanistan in 1934 and was raised in Jamnagar. Right? तो इंडिया के जो फॉर्मर ऑलराउंडर थे सलीम दुरानी, इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 88 इन जामनगर, गुजरात, राइट, विच इज हिज होम टाउन. So he is one of the pioneer cricketers of the country, right? He has played 29 tests
फ्रॉम 1960 टू 1973, जहाँ पे इन्होंने स्कोर किया है 1200 रन्स, राइट. The former chairman of the Mahindra and Mahindra group of companies, Keshub Mahindra, passed away at 99 in Mumbai. He served as chairman of the conglomerate from 1963 to 2012. He joined the board of the company in 1948 and was elected chairman in 1963. He was awarded Chevalier de l'Ordre National Legion Honor by the French government in 1987, right, which is a very high honor of France. He re-entered the Forbes list of India's richest billionaires for 2023 with a net worth of $1.2 billion, राइट. तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो ग्रुप है, इसके फॉर्मर चेयरमैन केशव महिंद्रा, इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 99 इन हिज मुंबई रेसिडेंस. प्रकाश सिंह बादल, who passed away, was Chief Minister of Punjab. So he became Chief Minister of Punjab for the first time in 1970. Later he became Chief Minister 4 times, from 1977 to 1980, then 1997 to 2002, then 2007 to 2012, and 2012 to 2017. He briefly joined Morarji Desai's government as the Agriculture Minister at the center in 1977. He was awarded the second highest civilian award, Padma Vibhushan, in 2050. Right, very important person in India's politics, especially Punjab state politics, Prakash Singh Badal. Right, तो ये बहुत बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं. Right. Then World Autism Day is observed annually on 2nd April to promote awareness and advocacy for the rights of people with autism. This year marks the 16th anniversary of the day. This year, the theme is contribution of autistic individuals at home, at work, in the arts, and policy making. In 2007, the United Nations General Assembly officially declared April 2nd as World Autism Awareness Day, following a proposal put forward by the state of Qatar. So, World Autism Day जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है annually 2nd April को, right? And this is to promote awareness and advocacy for the rights of people with autism. So this is the 16th time we are going to observe this day, right? And इस बार का जो theme है वो है contribution of autistic individuals at home, at work, in the arts and policy making, right? हमने सबसे पहली बार इसको कब ऑब्जर्व किया था? 2007 में. The United Nations General Assembly officially declared April 2nd as World Autism Awareness Day, right? And इसका proposal आया था from the state of Qatar. India observed the 60th National Maritime Day on 5th April 2023 to commemorate the sailings of the first Indian commercial vessel SS Loyalty. The ship sailed from Mumbai to London. This day was started by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways in 1964. The theme for 2023 has not yet been announced. The theme for National Maritime Week 2023 is Amrit Kal in Shipping. World Maritime Day is observed on 28th September. Right? So, India ने 60th National Maritime Day observe किया 5th April 2023 को. Right? And it was for the first time that India का जो first Indian commercial vessel है SS Loyalty वो सेल किया था. कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से लंदन तक की ये सबसे पहली जो है सेलिंग हुई थी. Right? So, this day was started by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways in 1964, National Maritime Day. Right? World Health Day is celebrated every year on 7th April to spread awareness about health-related issues that affect people all over the world. On this day, World Health Organization (WHO) was founded in 1948, and this year marks the 75th founding anniversary of WHO. This year, the theme for World Health Day is Health for All. The theme highlights an opportunity for the world to look back at public health successes that have helped improve the quality of life. Right? So, जो World Health Day है, it is celebrated every year on 7th April, and this is to spread awareness about health-related issues, जो कि सारी दुनिया को अफेक्ट करते हैं. राइट? सो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
वो इसी दिन 1948 में, राइट, 7 अप्रैल 1948 को फाउंड किया गया था, एंड दिस इज द 75th फाउंडिंग एनिवर्सरी ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इस बार का जो थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे का वो है हेल्थ फॉर ऑल। World Homeopathy Day is celebrated every year on 10th April to honor the birth anniversary of Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann is the founder of homeopathy and a German physician. This year marks the 268th birth anniversary of Samuel Hahnemann. The theme for 2023 is One Health, One Family. Right? So, World Homeopathy Day, ये बर्थ एनिवर्सरी होती है सैमुअल हानमान की, जो कि होम्योपैथी के फाउंडर या फादर माने जाते हैं, राइट। ही वाज अ जर्मन फिजिशियन एंड दिस ईयर इज द 268th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हिम। इस बार का थीम है वन हेल्थ वन फैमिली। इंडिया मार्क द 104th एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसाकर। द जलियांवाला बाग मैसाकर occurred on 13th April 1919 in Amritsar, Punjab. The incident continues to remind us of the brutalities inflicted upon the Indian people during British colonial rule. To commemorate the spirit of revolutionaries and those who lost their lives in the brutal massacre, the government set up a memorial in 1951 at Jallianwala Bagh. Right? So, Jallianwala Bagh kahan pe hai? It is in the सिटी ऑफ अमृतसर इन पंजाब, राइट। एंड यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत ही भयानक मसाकर हुआ था, राइट, वेयर पीपल हैड गैदर्ड टू सेलिब्रेट बैसाखी, राइट। बट उस टाइम पे कर्फ्यू था एंड जो ब्रिटिश ट्रूप्स थी वहाँ पे उनको ऑर्डर दिया गया कि बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड, द गैदरिंग ऑफ पीपल इज़ नॉट अलाउड, सो जस्ट ओपन फायर, राइट। तो एक ही एग्जिट थी उस टाइम पे जलियांवाला बाग की, उस एग्जिट को क्लोज कर दिया गया एंड शूट के ऑर्डर्स दे दिए गए पुलिस को, एंड पुलिस ने भी अंधाधुंध वहाँ पे फायरिंग की। बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए थे, राइट। एंड वहाँ पे एक कुआं था जिस कुएं में लोग अपनी जान गोली से बचने के लिए कूद गए एंड दे इवेंचुअली डाइड इन द वेल, राइट। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक incidences of colonial brutality that was inflicted upon Indians, right? So यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक मेमोरियल सेटअप किया था 1951 में जलियांवाला बाग में। The International Day of Human Space Flight is observed annually on 12th April to commemorate the beginning of human space exploration, right? So International Day of Human Space Flight. It also acknowledges the significant contribution of space science and technology in achieving the peaceful use of outer space. This day is dedicated to honoring the first human to orbit the Earth, a Russian cosmonaut, on April 12, 1961. On 12th April 1961, Yuri Gagarin became the first human to journey into outer space aboard the Vostok 1 spacecraft, completing a full orbit around the Earth. Right? तो डे है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो कि 12 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इट इज़ टू कमेमोरेट द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, राइट। ह्यूमन स्पेस में कब पहुंचा है? इट वाज ऑन 12th अप्रैल 1961 दैट द फर्स्ट रशियन एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन, राइट, ही बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू जर्नी इनटू आउटर स्पेस, राइट। स्पेसक्राफ्ट का नाम था वोस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट, राइट, जिसने पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट किया था अराउंड द अर्थ। International Day of Human Space Flight. World Liver Day is observed annually on 19th April to raise awareness about liver-related diseases. Theme 2023 is Be Vigilant, do a regular liver checkup. Fatty liver can affect anyone. This day educates the public on lifestyle modifications that can help prevent liver diseases such as maintaining a healthy diet, exercising regularly, and getting vaccinated against hepatitis. As per the WHO, liver ailments amount to the 10th most common reasons for death in India. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लिवर डे की, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 19th अप्रैल एवरी ईयर,
राइट, एंड दिस इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट लिवर रिलेटेड डिसीजेस, जिसका इस बार का थीम है बी विजिलेंट, डू अ रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन, राइट. सो इस डे का एम इज बेसिकली टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ ऑफ लिवर एंड ऑल्सो एजुकेट द पब्लिक कि आप कैसे अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हो ताकि आपको जो होने वाली लिवर डिसीजेस हैं उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल getting vaccinated, reducing alcohol consumption, maintaining a healthy diet, etc. Right? India has observed National Civil Services Day every year on 21st April to honor the contributions of the officers who work for the nation's numerous public service departments. On this day, the PM will award the officers from the central and state governments for their outstanding contributions to public administration. On 21st April 1947, Sardar Vallabhbhai Patel, Home Minister, gave a speech to the first group of civil servants in independent India at the Metcalfe House. Right? तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे की यहाँ पे बात हो रही है एंड द डे इज 21st April. Right? So National Civil Services Day is celebrated to honor the officers, right, who are working for nation's numerous public service departments. तो बेसिकली यहाँ पे कमेमोरेशन हो रहा है 21 अप्रैल 1947 को, जब जो इंडिया के उस टाइम के इंटरिम होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने स्पीच दी थी सबसे पहले ग्रुप ऑफ सिविल सर्वेंट्स को इंडिपेंडेंट इंडिया के, राइट. अर्थ डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22nd April to honor the environmental movements and raise awareness to protect natural resources. Theme for Earth Day: Invest in our planet. American Senator Gaylord Nelson founded the Earth Day for environmental education in 1970. Generally, Earth Day is either celebrated on 22nd April or on the day when the spring equinox occurs around the world. राइट. सो अर्थ डे जो है वो हर साल 22nd April को सेलिब्रेट किया जाता है एंड दिस इज टू ऑनर द एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड इट ऑल्सो टू रेज अवेयरनेस ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज. द थीम इज इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट. वर्ल्ड अर्थ डे, राइट, अर्थ डे 22nd April. World Malaria Day is observed every year on 25th April to commemorate the recognition of global efforts to control malaria. WHO member states instituted this day during the World Health Assembly of 2007. Theme of 2023 is Time to Deliver Zero Malaria. Invest, innovate, implement. Malaria is a disease caused by parasites transmitted to people through the bites of infected female Anopheles mosquitoes. India has registered over 85% decline in malaria cases from 2015 to 2022. राइट. सो हर साल वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 25th April को, राइट. एंड दिस इज टू कमेमोरेट द रिकग्निशन ऑफ ग्लोबल एफर्ट्स टू कंट्रोल मलेरिया. इस बार का जो थीम है वो है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट, राइट. तो जो मलेरिया है वो पैरासाइट से कॉज होता है, राइट, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो से कॉज होता है. एंड इंडिया में जो अच्छी बात यह है कि जो मलेरिया के केसेस हैं वो बहुत ही रैपिडली डिक्लाइन कर रहे हैं, सो विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस. द वर्ल्ड कमेमोरेट्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे WIP डे ऑन 26th April for promoting awareness of intellectual property and its safeguarding. The theme for the 2023 celebrations of World Intellectual Property Day is Women and IP, accelerating innovation and creativity. This day was initially proposed during the 33rd Assembly session of the WIPO member states in September 1988 and it was officially established on August 9th, 1999. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की, राइट. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट. लेट्स से यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, लेट्स से आपने कोई गाना लिखा या आपने कोई फिल्म क्रिएट की, राइट, या आपने कोई फॉर्मूला बनाया जिसकी वजह से कोई दवाई बनाई जा रही है, राइट. ऑल ऑफ दीज कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट. थिंग्स लाइक कॉपीराइट, थिंग्स लाइक ट्रेडमार्क, राइट, ऑल ऑफ डिजाइन, ये सब कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट होता है, राइट. सो
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 26 अप्रैल को, राइट, एंड दिस इज टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट्स सेफ गार्डिंग, राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेफ गार्डिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपका क्रिएटिव वर्क है, राइट, इट इज समथिंग दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर क्रिएटिविटी, योर टैलेंट, योर स्किल, राइट, एंड you should get its due, right? So that is the aim towards the establishment of World Intellectual Property Day. ठीक है, तो ऑफिशियली कब एस्टैब्लिश हुआ था ये? 1999, राइट, 9 अगस्त 1999 को एस्टैब्लिश हुआ था ऑफिशियली। व्हाट इज वीपो? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और इस बार का थीम है विमेन एंड आईपी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। देन मिगुएल डियाज कैनेल has become the president of Cuba for second term. His bid was confirmed by 97.66% of votes cast in the Communist Party of Cuba aligned National Assembly. He took over the reins in 2018 as the first civilian leader of Cuba. His first 5 years in office were marked by the worst economic crisis in 3 decades. Cuba capital is Havana and currency is Cuban peso. Right, so we are talking about the president of Cuba, Miguel Diaz-Canel, and ये इनका second term है, right? He belongs to the Communist Party. Then Virat Kohli has been appointed as the brand influencer of HSBC India. HSBC India is also set to launch a multimedia campaign featuring Kohli, aimed at re-establishing the value proposition of banking with the company. Virat Kohli will help to amplify HSBC's purpose of opening up a world of opportunity as it strives to support the ambitions of an aspirational India going global. Right? So, नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं HSBC इंडिया के विराट कोहली, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन, राइट। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव conducts trial run on Chenab rail bridge. Railway Minister Ashwini Vaishnav travelled on the first trial run of a track-mounted trolley on the world's highest arch bridge constructed on the Chenab River. He inspected the iconic bridge having a height of 359 meters from the Chenab River bed. The track work on the Chenab Bridge has been completed and now electric work will be undertaken. Besides the installation of Kavach, an anti-collision safety device. It is a part of ambitious Udhampur-Srinagar-Baramulla rail link project. The arc bridge is being constructed at 14,086 crore rupees. Right? So ये होने वाला है भाई वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज पे बनने वाला रेलवे ट्रैक, राइट। 359 मीटर्स हाई है ये। अभी तक ऐसा इतनी हाइट पे कोई भी रेलवे ट्रैक नहीं बना हुआ है, राइट। ये बन रहा है कश्मीर में चेनाब रिवर के ऊपर, राइट। सो इसका जो ट्रायल रन है वो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अभी कंडक्ट किया है, राइट। द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट 1500 crore rupees एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द USBRL प्रोजेक्ट। दिस इज उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला, राइट। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक, क्योंकि अभी कश्मीर में अगर हम देखें तो वहां पे रेलवे कनेक्टिविटी बहुत कम है, राइट, ना के बराबर है बिल्कुल। तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनको रेलवे लिंक के में इंक्लूड करना, दैट इज दिस प्रोजेक्ट अबाउट, एंड उसमें दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज, राइट, एंड इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्च ब्रिज। AAI gives a target to airports to achieve 100% use of green energy by 2024. The Airport Authority of India has given the target to most of the airports to achieve 100% use of green energy by 2024 and net zero by 2030. Currently, Mumbai, Cochin and 25 other AAI airports are using 100% green energy. Cochin Airport is the first green airport in the world fully powered by solar energy. The 25 airports include Puducherry, Kanpur, Hubli, Belagavi, Mysore, Tezu, Kangra, Shimla, Kullu, Jammu, Srinagar, Leh, Imphal, Pakyong, Pantnagar, Dehradun, Dimapur, Jalgaon, Kolhapur, Pune, Aurangabad, Gondia, Akola, Sholapur and Jo. Right? So, Airport Authority of India, जो कि एयरपोर्ट्स को की गवर्निंग बॉडी है, राइट, दे हैव गिवन अ टारगेट
टू मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स कि आप जो अपना एनर्जी कंजम्पशन है उसको ग्रीन एनर्जी में लेके आइए, राइट? बिकॉज वी हैव सीन एयरपोर्ट्स like the Bangalore airport, the Delhi airport, right, which have gone completely solar. So similarly, ताकि जो आपके कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनसे हट के ग्रीन एनर्जी पे एयरपोर्ट्स अब रिलाई करें, ऐसा टारगेट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बाय 2024. 1000 cities to be garbage free by 2024, right? This has been said by Hardeep Singh Puri. Who is Hardeep Singh Puri? He is the Union Minister for Urban Housing and Urban Affairs. So he has said that by October 2024, a target has been set to make 1000 cities in the country 3-star garbage-free cities. Shri Puri was addressing an event organized on the occasion of International Zero Waste Day 2023 in New Delhi. Referring to the progress of the GFC Star Rating Protocol launched in January 2018 to encourage the spirit of competition and mission mode in the urban local bodies, he said that since its inception, the certification has picked up significantly. Urban India has become open defecation free. Right? So, जो ODF और ODF plus रैंकिंग्स चल रही हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अर्बन हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के, इन्होंने कहा है कि अराउंड 1000 सिटीज जो है वो टोटली गार्बेज फ्री हो जाएंगी बाय 2024. मेटी फॉर्म्स टास्क फोर्स टू मेक इंडिया प्रोडक्ट डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशन. द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी has formed a 9-member task force with the primary goal to make India a product developer and manufacturing nation. It will be chaired by the Additional Secretary METI Bhuvnesh Kumar. Joint Secretary Electronics Amitesh Kumar Sinha will serve as its member convener. HCL founder Ajay Chaudhary, Dixon Technologies chief Sunil Vachani, Lava International Chairman Hariom Rai and Boat Lifestyle co-founder Aman Gupta are the other members of this task force, right? So METI, which is the Ministry of Electronics and Information Technology, right? इन्होंने 9-member task force फॉर्म किया है, right? जिसका एसेंशियल गोल ये है कि इंडिया को कैसे एक प्रोडक्ट डेवलपर, एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनाया जाए, right? एंड इस टास्क फोर्स के चेयर हैं जो कि मेटी के एडिशनल सेक्रेटरी हैं भुवनेश कुमार, राइट? इसके जॉइंट सेक्रेटरी जो अमितेश कुमार सिन्हा है वो इसके मेंबर कन्वीनर होंगे, राइट? इसके और आप मेंबर्स देख सकते हैं, दैट इज फ्रॉम इंडस्ट्री, राइट? HCL के फाउंडर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के चीफ, लावा के चेयरमैन, बोट के को फाउंडर, राइट? ये लोग भी इसके टास्क फोर्स में है, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी द टास्क फोर्स इज गोइंग टू बी a contributing body, a collaborative body between the government and the industry. India elected as a member of the UN Statistical Commission Narcotic Drugs. The United Nations Economic and Social Council, ECOSOC, has elected India as member to the UN Statistical Commission, the Commission on Narcotic Drugs, and the UN HIV/AIDS Program Coordinating Board, UNAIDS. All three are important subsidiary bodies of the Economic and Social Council of the United Nations. The Drug Prevention Commission monitors the implementation of international drug control treaties. India has been elected to the highest statistical body of the United Nations for a term of 4 years, which will start from 1st January 2024. India was last elected a member of this commission in 2004. India won a landslide victory in the concluded United Nations Statistical Commission election by securing 46 out of 53 votes, leaving behind rivals like South Korea, China and UAE. Right? तो इंडिया बन चुका है यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन और नार्कोटिक ड्रग्स इसका मेंबर, राइट? इंडिया लास्ट इसका मेंबर था 2004 में एंड अभी इंडिया वॉन, लाइक 53 वोट्स में से इंडिया को 46 वोट्स यहाँ पे मिले हैं, राइट? सो यूनाइटेड नेशंस की देखो, अगर यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं भाई यूएन इकोसॉक इज यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, राइट? इन्होंने इलेक्ट किया है इंडिया को एज द मेंबर ऑफ यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, द कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड द यूएन HIV/AIDS प्रोग्राम. ये तीनों ही इकोसॉक की सब्सिडरी बॉडीज हैं, राइट? India's first post office constructed using 3D printing technology in Bangalore.
Bengaluru will soon have India's first post office constructed using 3D printing technology. The project at Cambridge Layout in Ulsoor is being implemented by Larsen and Toubro, which has experience in constructing 3D printed buildings. The first 3D printed post office will be located at the Cambridge Layout in Hulsuru, Bengaluru. The 1,100 square feet building is expected to cost 30 to 40% less than conventional buildings because of the technological intervention. The post office is being built at a cost of Rs 23 lakh. The department has also engaged technical expert from IIT Madras to monitor the building construction. तो लार्सन एंड टूब्रो इंडिया का सबसे पहला पोस्ट ऑफिस जो कि 3D कंस्ट्रक्टेड है वो बनाने वाली है बेंगलोर में, राइट? एंड जो ये पोस्ट ऑफिस है इट इज बीइंग बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ Rs 23 lakh. Then Periyar Tiger Reserve tops management effectiveness evaluation process. The Periyar Tiger Reserve in Kerala is the country's best maintained tiger reserve according to the 5th cycle of management effectiveness evaluation carried out by the center. It was declared a tiger reserve in 1978. It gets its name from the river Periyar, which has its origin deep inside the reserve. In the 5th cycle, there are 12 tiger reserves that scored 90% and above. Therefore, a new category of excellent has been added. 12 tiger reserves have ranked in the excellent category, followed by 20 in the very good category, 14 in the good category, and 5 in the fair category. None of the country's tiger reserves was graded as poor. Right? So, जो टाइगर रिजर्व्स का मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है उसको टॉप किया है पेरियार टाइगर रिजर्व ने, राइट? सो दिस इज अ थिंग दैट देयर आर सम पैरामीटर्स बेस्ड ऑन विच एवरी टाइगर रिजर्व इज बीइंग जज्ड. उनको कैटेगराइज किया जाता है एज एक्सीलेंट, एज वेरी गुड, एज फेयर, एज पुअर, राइट? तो उसमें जो सबसे इवैल्यूएशन प्रोसेस में टॉप किया है वो है पेरियार टाइगर रिजर्व, राइट? सो ये कहाँ पे है? ये है केरला में, राइट? सो इट हैज़ बीन given the title of the best maintained tiger reserve in the country according to the 5th cycle of management effectiveness evaluation जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैरी आउट करती है, राइट? ये जो टाइगर रिजर्व है पेरियार टाइगर रिजर्व ये डिक्लेयर किया गया था 1978 में, और ये जो नाम पेरियार है वो आता है रिवर पेरियार से जो कि इसी टाइगर रिजर्व में ओरिजिन करती है, राइट? सो इस जो 5th साइकिल हुआ है इसमें 12 टाइगर रिजर्व्स ने स्कोर किया है 90% एंड अबव, राइट? तो इसी वजह से एक्सेलेंट एक नई कैटेगरी ऐड की गई है. सो 12 टाइगर रिजर्व्स को रैंक किया गया एक्सेलेंट में, 20 को वेरी गुड में, 14 गुड, 5 फेयर, राइट? एंड 0 इन पुअर. दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रेल नेम्ड रैपिडेक्स NCR Transport Organization. The National Capital Region Transport Corporation NCRTC has announced that the country's first semi-high-speed regional rail services will be named RapidX. These services will run on the Regional Rapid Transit System RRTS corridors being implemented to connect key urban nodes across the National Capital Region NCR. The RapidX services on the first RRTS corridor, Delhi Ghaziabad Meerut, will serve this 82 km long corridor and will bring down the travel time between Delhi to Meerut significantly. NCRTC is targeting to commission the entire Delhi Ghaziabad Meerut corridor for the public by 2025. Right? तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो रीजनल रेल है उसका नाम दिया गया है रैपिडेक्स. ये कहा है NCRTC which is the National Capital Region Transport Corporation. Right? So this is going to be the country's first semi-high speed regional rail services रैपिडेक्स. राइट? ये सर्विस रन करेगी RRTS कॉरिडोर पे, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पे, जो कि अभी बनाए जा रहे हैं NCR रीजन में. राइट? और जो सबसे पहला कॉरिडोर होगा वो होगा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को कनेक्ट करता हुआ. राइट? सो दिस इज एन 82 किलोमीटर कॉरिडोर and it will bring down the travel time between Delhi to Meerut significantly. Right? So it is targeting to commission the entire Delhi Ghaziabad Meerut corridor for the public by 2025. अब इसकी क्या जरूरत है? देखो, दिल्ली being the national capital is getting overcrowded.
राइट. सो जो एनसीआर रीजन है, मेरठ कम्स अंडर एनसीआर, गाजियाबाद कम्स अंडर एनसीआर, राइट. पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड स्पेशली द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राइट, they are moving to this NCR region and especially to Delhi, the city, जिसकी वजह से अर्बन स्लम्स बढ़ रहे हैं, राइट. हाउसिंग क्राइसिस आ रहा है बिकॉज ऑफ द पीपल कमिंग इन सर्च ऑफ वर्क, राइट. अब अगर ऐसा किया जाए कि भाई दिल्ली को उसके आसपास की जो सिटीज़ हैं उससे कनेक्ट कर दिया जाए, कनेक्शन ऐसा कि 1 घंटे में आप यहाँ पे ट्रैवल कर पाओ, राइट. सो उससे क्या होगा कि जो दिल्ली में ओवर क्राउडिंग है वो कंट्रोल की जाएगी, वो ओवर क्राउडिंग जो है वो शिफ्ट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, राइट. पीपल आर गोइंग टू शिफ्ट टू प्लेसेस लाइक मेरठ, पीपल आर गोइंग टू शिफ्ट टू प्लेसेस लाइक गाजियाबाद, एंड जो गाजियाबाद में रहते हैं, जो मेरठ में रहते हैं, दे कैन कम्यूट टू देयर वर्क इन दिल्ली, राइट. उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि वो शिफ्ट हो जाए दिल्ली में, राइट. सो अगर ये कम्यूटेशन जो है वो ईजी कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है दिल्ली एज अ सिटी की, एज एन अर्बन लोकल बॉडी की, वो सॉल्व हो सकती है, right. So Rapidex is one of those measures. Bengal tops the list of states with the most ponds and reservoirs. The first census of water bodies has been conducted in association with the 6th minor irrigation census under the centrally sponsored scheme Irrigation Census. In this census, 24,24,540 water bodies have been recorded, out of which 97.1% are in rural areas and only 2.9% are in urban areas. 59.5% of water bodies are ponds, while 15.7% of water bodies are tanks. West Bengal has the highest number of ponds and reservoirs, while Andhra Pradesh has the highest number of tanks. Tamil Nadu has the highest number of lakes, and Maharashtra is the leading state in water conservation scheme. Maximum water bodies are used in pisciculture, followed by irrigation, groundwater recharge, and domestic or drinking purposes. Out of the total water bodies, 78% are man-made, while 22% are natural water bodies. Right? So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाई जो सबसे पहला सेंसस हुआ है वाटर बॉडीज का, राइट. फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज, राइट. इसको कंडक्ट किया गया इन एसोसिएशन विद द 6th माइनर इरिगेशन सेंसस which is a centrally sponsored scheme, irrigation census. राइट. तो सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ जो हैं वो कहाँ पे हैं, वो हैं वेस्ट बंगाल में, राइट. आप देख सकते हो यहाँ पे 7,47,000 वाटर बॉडीज़ हैं इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड सेकंड पे अ वेरी फार सेकंड उत्तर प्रदेश 2,45,000, राइट. 7.5 लाख और 2.5 लाख, तो करीब 5 लाख वाटर बॉडीज़ का डिफरेंस है यहाँ पे, राइट. सो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, झारखंड, तमिलनाडु, राइट. एंड अगर आप देखो यहाँ पे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद लीस्ट वाटर बॉडीज, तो सिक्किम में सबसे कम है, चंडीगढ़, देन दिल्ली, देन अरुणाचल प्रदेश, राइट. देन वाटर बॉडीज लॉस्ट टू एनक्रोचमेंट्स, हाईएस्ट इन उत्तर प्रदेश, देन तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश. Health Ministry proposes 100 food streets across India to promote hygienic, safe food practices. The Ministry of Health, in association with Ministry of Housing and Urban Affairs, urged states and union territories to develop 100 food streets in 100 districts across India. This initiative has been started as a pilot project for ensuring hygienic and safe food practices across the country. The initiative's main aim is to encourage safe and healthy food practices among food businesses and community members. Safe and healthy food practices will help reduce food-borne illness and improve people's overall health. This initiative will be implemented through National Health Mission (NHM) in association with the Ministry of Housing and Urban Affairs. The technical support will be provided by FSSAI. For this initiative, states or union territories will be given financial assistance of rupees 1 crore per food street districts to address critical deficiencies. 100 food streets will be opened up in 100 districts across the country. Right? तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने प्रपोज किया है कि अक्रॉस द कंट्री 100 फूड स्ट्रीट्स एस्टैब्लिश किए जाएं ताकि हाइजीनिक एंड सेफ फूड प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सके. राइट. सो 100 फूड स्ट्रीट्स अक्रॉस 100 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री डेवलप किए जाने का प्रपोजल है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स.
राइट तो बेसिकली एक पायलट प्रोजेक्ट होने वाला है फॉर ensuring hygienic and safe food practices across the country. 40% villages have achieved ODF plus status till now. The Union Minister for Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Shekhawat, today lauded the achievement of a 5-fold increase in ODF plus villages in India under the Swachh Bharat Mission, Grameen, Phase 2 in just 1 year. With more than 40% of India's inhabited villages having declared themselves ODF+. The Union Minister, addressing the media, asserted that ODF plus villages increased from 46,000 villages in March 2022 to 238,000 villages in March 2023. On the performance of states, the 3 Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu were not only ODF plus but all their villages were of ODF plus model category. Top performing states were Telangana with 100% ODF plus villages, followed by Tamil Nadu with 95.7% and Karnataka with 93.7% plus villages. As far as northeast states are concerned, Mizoram has moved from 6% ODF plus villages to 35% villages, right? So what is ODF plus? ODF plus is open defecation free plus villages, right? तो जिन विलेजेस में टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी टोटली है, राइट, जहाँ पे ओपन डेफिकेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट, उनकी रैंकिंग यहाँ पे की जाती थी, उनका एवेल्यूएशन यहाँ पे किया जाता था. तो अभी तक 40% विलेजेस इंडिया में ODF प्लस स्टेटस इनको मिल चुका है, राइट, जहाँ पे कम्प्लीटली डेफिकेशन जो है वो टॉयलेट्स में किए जाते हैं, आउटसाइड में नहीं किया जाता है, राइट. देन AM जयशंकर co-chairs 4th India CARICOM ministerial meeting with Jamaican counterpart. CARICOM, which stands for Caribbean Community, is the oldest surviving integration movement in the developing world. It is an organization of Caribbean countries and dependencies originally established as the Caribbean Community and Commons Market in 1973 by the Treaty of Chaguaramas. It has 15 members. Antigua and Barbuda, the Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, St. Kitts, Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, and Trinidad and Tobago. The chairmanship of the community is rotated every 6 months among the member countries' heads. In 2007, CARICOM officially inaugurated the Caribbean Court of Justice, which serves as the final court of appeal for CARICOM members and also handles regional trade disputes. Right? So जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने को चेयर किया 4th इंडिया CARICOM मिनिस्टीरियल मीटिंग इनके जमैकन काउंटरपार्ट के साथ. राइट. Finland becomes NATO's 31st member of military alliance. Finland becomes the 31st member of North Atlantic Treaty Organization, NATO, in a historic strategic shift provoked by Moscow's war on Ukraine, which doubles the US-led alliance's borders with Russia. The Finnish flag was raised at NATO headquarters in Brussels, Belgium, to mark Russia's western neighbor becoming the 31st member of the Western Alliance. The accession of Finland coincides with the 74th anniversary of the Washington Treaty, which established NATO that was signed on 4th April 1949. Finnish President Sauli Niinisto and the US Secretary of State joined NATO ministers for a joining ceremony. Right? तो NATO के अभी तक 30 members थे, and after Russia's and Ukraine's tension, Finland, जो कि अभी तक neutral member था, उन्होंने भी join कर लिया है NATO. Right? So Finland has become the 31st member of the NATO, which is a military alliance. Right? NATO का full form क्या है? North Atlantic Treaty Organization. कब बना था ये? ये बना था 4th April 1949 को. Right? And इसके headquarters कहाँ पे? इसके headquarters हैं Brussels, Belgium. Right? Syria becomes world's largest narco state. So Syria has become the largest narco state in the world.
the production and export of Captagon, which is also known as the poor man's coke, has become a crucial source of economic sustenance for Syria. What is meant by narco state? Narco state means a nation where a significant portion of the economy is dependent on the illegal trade in narcotic drugs. About Captagon, Captagon is a synthetic stimulant that combines amphetamine and caffeine. Captagon was classified as an illegal drug by the United Nations Office on Drugs and Crime in 2021. राइट, तो सीरिया बन चुका है दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट. नार्को स्टेट क्या होता है? वो स्टेट या वो कंट्री जिनकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है इलीगल ट्रेड ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स पे. राइट, जो नार्कोटिक ड्रग्स का इलीगल ट्रेड है उस पर अगर आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, सो देन द स्टेट इज कॉल्ड नार्को स्टेट. तो अब दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन चुका है सीरिया. राइट, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कैप्टागॉन, विच इज ऑल्सो नोन एज पुअर मैन्स कोक. राइट, जिसमें एम्फेटामाइन और कैफीन को मिक्स किया जाता है. एंड इट हैज बिकम द क्रूशियल सोर्स ऑफ इकोनॉमिक सस्टेनेंस फॉर Syria. Right? Kerala tops India's GI tag list in financial year 2022-23. According to data from Geographical Indication Registry, Kerala has topped the list of states in India with the most number of products securing the GI tag in the financial year 2022-23. Various products from Kerala have been recognized with the GI tag, including Attapadi, Avara beans, Attapadi Thuara, Red Gram, Unatukaru Elu, Sesame, right? Garlic and इनका जो snap melon होता है. Karnataka has the highest number of GI tag products followed by Tamil Nadu. Right? So 2022-23 में सबसे ज़्यादा GI tags जो मिले हैं, GI is basically geographical indication, right? जहाँ पे आप दिखाते हो कि इस जगह ये जो जगह है, it is the origin of this particular product. Right? The product is associated with this particular place. So बहुत सारे प्रोडक्ट्स को GI टैग्स दिया जाता है, हम न्यूज़ में देखते रहते हैं. तो इस साल सबसे ज़्यादा केरला के प्रोडक्ट्स को GI टैग्स मिला है. राइट, ओवरऑल अगर हम देखें तो कर्नाटका हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स, तमिलनाडु हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स. राइट, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर K. Chandrasekhar Rao unveils 125 feet tall statue of B.R. Ambedkar in Hyderabad. So, Telangana Chief Minister Shri K. Chandrasekhar Rao unveiled 125 feet tall bronze statue of B.R. Ambedkar in Hyderabad to mark the 132nd birth anniversary of the architect of the Indian Constitution. The statue in Hyderabad is India's tallest statue of Ambedkar. Right? तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, एंड कैपिटल ऑफ तेलंगाना इज हैदराबाद. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 125 फीट टॉल स्टैचू, ब्रॉन्ज का स्टैचू है ये, किसका? भीमराव अंबेडकर, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट माने जाते हैं. नागालैंड रिसीव्स अप्रूवल फ्रॉम NMC फॉर सेटिंग अप इट्स फर्स्ट मेडिकल कॉलेज. Nagaland Institute of Medical Sciences and Research at Kohima will be the first medical college of Nagaland. It has received the letter of intent from the National Medical Council, Medical Assessment and Rating Board, MARB. The medical college will begin from the academic session 2023-24 with 100 MBBS students. Out of 100 students, 85 would be from Nagaland, while the remaining 15 will be reserved for students from other states. Nagaland became the 16th state of India in 1963. Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, JIPMER, Pondicherry is the oldest medical college in India. Right? So, Nagaland को अप्रूवल मिल चुका है नेशनल मेडिकल काउंसिल से कि वो अपना सबसे पहला मेडिकल कॉलेज सेटअप कर सकते हैं. कहाँ पे? कोहिमा में. राइट, सो नागालैंड का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज होने वाला है NIMSR, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, इन द कैपिटल कोहिमा. राइट, कंट्री का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? वो है जिपमर इन पौंडीचेरी. राइट, जिपमर, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च. Election Commission introduces vote from home option in Karnataka Assembly election.
The Election Commission has for the first time introduced the vote from home option in Karnataka Assembly. It is a first of its kind initiative by the Election Commission for those who cannot visit polling booths either due to old age or disability. This initiative will encourage electoral participation in urban areas. In Bengaluru, this option has been chosen by around 8,900 persons who are above 80 years old or people with disability. Right? तो सबसे पहली बार कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया है वोट फ्रॉम होम ऑप्शन. राइट, वोट फ्रॉम होम ऑप्शन बेसिकली ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जहाँ पे ऐसे लोग जो पोलिंग बूथ में नहीं जा सकते हैं इधर ड्यू टू ओल्ड एज और ड्यू टू डिसेबिलिटी, वो अपने घर से ही वोट कर सकते हैं. राइट, सो क्राइटेरिया क्या है? ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी. राइट, सो दिस इज बेसिकली टू encourage electoral participation in urban areas. Bollywood actor Ranveer Singh named Star Sports brand ambassador. Star Sports, India's home of sports, announced Bollywood superstar and sports aficionado Ranveer Singh as its brand ambassador. Ranveer, in his role as Sutradhar for the upcoming season of the Incredible League, will be involved in creating a stream of immersive and entertaining content which brings alive compelling narratives from the past, present and future of the league. Star Sports and Ranveer Singh's journey as partners starts with the opening weekend of Tata IPL 2023, continues through the tournament as heroes emerge and stories develop. Right? So, Bollywood actor Ranveer Singh जो है वो बन चुके हैं Star Sports के नए brand ambassador. UAE President names son Mr. Sheikh Khalid as next Crown Prince of Abu Dhabi. Right, so United Arab Emirates UAE President Mr. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, known by his initials MBZ, has appointed his eldest son Mr. Sheikh Khalid bin Mohammed as Crown Prince of Abu Dhabi, the oil-rich capital of the Gulf state. Mr. Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan is a member of the Abu Dhabi Executive Council and chairman of both the Abu Dhabi Executive Committee and the Abu Dhabi Executive Office. President UAE की कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयन. इनके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तौम. कैपिटल UAE का है अबू धाबी. करेंसी है UAE दिरहम. राइट, तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस नेम किए गए हैं जो UAE के प्रेसिडेंट के सन है, मिस्टर शेख खालिद. राइट, Zelensky awarded Poland's highest honor. Volodymyr Zelensky has been awarded Poland's highest order of the White Eagle Award. He has received the award for his service to security, resilience and the defense of human rights. Polish President Andrzej Duda presented the award to Volodymyr Zelensky. The Order of the White Eagle is Poland's oldest and highest decoration. Right, तो Zelensky को award मिला है with Poland's highest honor. Right, this is for his resilience that he has shown in the defense against the Russian aggression. Right, Indian American mathematician C.R. Rao awarded Math Nobel Prize. The Indian American statistician C.R. Rao has been awarded the 2023 International Prize in Statistics, which is statistics equivalent of the Nobel Prize. It was established in 2016 and is awarded once every 2 years to an individual or team for major achievements using statistics to advance science, technology and human welfare. Rao's groundbreaking paper, Information and Accuracy Attainable in the Estimation of Statistical Parameters, was published in 1945 in the Bulletin of the Calcutta Mathematical Society, a journal that is otherwise not well known to the statistics community. राइट, तो ये इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन जो है C.R. राव, इनको दिया गया है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स विच इज़ द इक्विवेलेंट टू स्टैटिस्टिक्स का नोबेल प्राइज. 2016 में इस प्राइज़ को एस्टैब्लिश किया गया था. 2 साल में हर बार किसी एक पर्सन या एक ग्रुप को दिया जाता है, एक टीम को दिया जाता है. एंड द कैटेगरी इज फॉर मेजर अचीवमेंट्स यूजिंग स्टैटिस्टिक्स टू एडवांस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर. राइट, India falls 6 spots in Passport Index 2023. UAE rank number 1.
So slipping 6 ranks from last year, the Indian passport has registered the largest global fall in the passport index, ranking at the 144th position this year with a mobility score of 70. So several nations like Serbia have been under pressure to introduce visa requirements for Indian nationals. This year, UAE, United Arab Emirates, has the highest mobility score of 181 and ranks number 1. Right? Basically mobility score क्या है कि आप इतने कंट्रीज में अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप 70 कंट्रीज में जा सकते हो विदाउट प्रायर वीज़ा, राइट, वीज़ा ऑन अराइवल. सबसे ज़्यादा यूएई का पासपोर्ट सबसे हाईएस्ट रैंक पे है बिकॉज दे कैन अ पर्सन होल्डिंग यूएई पासपोर्ट हैज़ अ मोबिलिटी स्कोर ऑफ 181, राइट. दे कैन गो टू 181 कंट्रीज विदाउट प्रायर वीज़ा, राइट. So that is all in this session. Thank you.